जिद अगर जीतने की हो तो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते भी आपके लिए खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है नीट टॉपर प्राचिता पर, जो कि हमारी आज की गेस्ट हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और मैं फिर से हाजिर हो गई हूं आपके सामने एक और सक्सेस जर्नी लेकर। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूं प्राचिता का। प्राचिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। प्राचिता, जब पहली बार आंसर की आई, उसके बाद में रिजल्ट आया, घर में कैसा माहौल है? और जब आंसर की में जब मैच किया होगा कि पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आया ये कंफर्म हो गया, फैमिली में कैसा माहौल है? सबसे पहले मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे। जब पहली बार आंसर की से चेक किया था तब तो मतलब एकदम अनप्रिडिक्टेबल था कि सारे आंसर सही हो जाएंगे, लेकिन जब चेक किया फिर 2-3 बार चेक किया क्योंकि वो बिलीव नहीं होता है, तो 2-3 बार चेक करने के बाद और जब थोड़ा ऐसे कंफर्म हुआ कि हाँ 720 ऑन 720 आ सकते हैं, तब घर में सब बहुत खुश थे। मम्मी पापा भी मतलब क्या ही बताऊँ कितने खुश थे। और फिर जब रिज़ल्ट आया तब एकदम कंफर्मेशन हो गया कि 720 ऑन 720 ही हैं। तब तो सबकी खुशी मतलब नेक्स्ट लेवल पे थी। अच्छा, क्योंकि आप राजस्थान से ही हो, हम्म। ऐसे में ना राजस्थान में मैंने एक माहौल देखा है, हम छोटी छोटी खुशियों में ना बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे में आपका तो जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसका पहला कदम नीट आपने इतने अच्छे से क्रैक किया है, टॉप कर दिया है, तो घर में सबका ऐसा होगा कि भाई अब तो निहाल हो गया, अब तो जोरदार हाँ है जश्न मनाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। घर पे तो सब बहुत खुश हैं और सब यही सोच रहे हैं कि हाँ अब तो जब रिज़ल्ट आ गया है तो सब एकदम धूमधाम से इसको सेलिब्रेट अच्छा, करेंगे। मम्मी पापा के अलावा फैमिली में कौन कौन है? दादी दादा हैं और छोटा भाई है। दादी का क्या कहना था जब उनको पता चला है रिजल्ट में आपने टॉप किया है? दादी बहुत खुश थी और वो तो और आपकी लैंग्वेज में बताना। वो तो ऐसे ही कह रही थी कि निहाल कर दिया, मारो नाम रोशन कर दियो, और बहुत प्राउड है, बहुत खुश हैं। अच्छा, क्योंकि देखो जो जो सोचा, जिसके लिए 2 साल मेहनत की, वो रिजल्ट हासिल कर लिया, लेकिन उस 2 साल के पीछे की मेहनत सिर्फ आपको पता है। वो जर्नी आपने जी है कि कैसे मैंने शुरू किया, कैसे मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा, कैसे मैंने अपनी, अगर कभी परफॉर्मेंस कम भी आ रही हो, ठीक नहीं आ रही हो, तो उसमें भी कैसे सुधार किया। बहुत कुछ आपकी जर्नी में सिर्फ आपको पता है। और जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, हम चाहते हैं वो भी आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखे। ऐसे में अगर आपका रूटीन में जानना चाहूँ, क्योंकि सबसे पहले टॉपर से एक ही सवाल किया जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई की होगी, पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आखिर कितना पढ़ना पड़ता है प्राचिता? कितना मैटर नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किए हैं कि आज का ये गोल है और इस हफ्ते का ये गोल है, चाहे लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करो चाहे शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करो, वो दिन का पूरा होना चाहिए। चाहे वो कम टाइम में हो जाए तो कोई बात नहीं, कम टाइम में हो गया अच्छी बात है, और ज़्यादा टाइम लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाए। मेरा फिक्स नहीं रहता था कि इतने ही घंटे पढ़ना है, और ऐसा फिक्स नहीं रहता था मेरा। अच्छा प्राचिता, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे नीट ही करना है, पहली बार ये कब सोचा, कब तय किया, कब मम्मी पापा से डिस्कस किया इस बारे में, और ये थॉट कैसे आया कि मुझे इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए? स्टार्टिंग में तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था ज़्यादा। जब मैं 9th-10th में थी मेरा वो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा और इंटरेस्ट प्राचिता, से मोस्टली मुझसे लोगों थी। को मैथ से डर लगता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मुझे लगता है कि मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, और मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी उस तो टाइम पे मैथ था से तब। बायो में कब आए? हाँ, तो उस टाइम पे मम्मी पापा का कहना था कि जो प्रोफेशन सूटेबल है मेरे लिए सिक्योर फ्यूचर के लिए वो मेडिकल में है। डॉक्टर वाला प्रोफेशन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। और उन्होंने जब ये बात मुझे समझाई, उनकी ये इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने फिर 11th में एलन में एडमिशन लिया नीट की कोचिंग के लिए। अच्छा प्राचिता, जब आपने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए नीट मुझे करना होगा, ऐसे में ये कब तय किया कि मुझे एलन को ही ज्वाइन करना चाहिए? किसने आपको जानकारी दी? कि आपने खुद ने रिसर्च किया था या फिर ये मम्मी पापा का फैसला था? ये डिसीजन तो मम्मी पापा का ही था। उन्होंने ही रिजल्ट्स के बेसिस पे और यूट्यूब पे सर्च करके ये डिसाइड किया था कि एलन इस टाइम पे बेस्ट है। और साथ ही मेरी मम्मी जो है वो खुद एलन की स्टूडेंट रही हुई हैं। अरे क्या बात है! 98 या 99 बैच की स्टूडेंट रही हुई हैं, तो वो खुद एलन के सिस्टम को अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि ये सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बेस्ट है। अच्छा प्राचिता, इसीलिए हमारे डायरेक्टर सर्स क्या है, हमेशा कहते हैं कि हम लोग ना जनरेशन टू जनरेशन ना पढ़ाई का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, सपने पूरे करने का काम कर रहे हैं। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल हमें दिखाई भी दिया है कि आपकी मम्मा सालों पहले, मैं कहूँगी 3 दशक का टाइम होने जा रहा है, वो यहाँ से पढ़ कर गई है एलन से, और अब आज आप अपना सपना पूरा कर रही है। मम्मा को कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि आपने टॉप किया है?
मम्मा तो बहुत प्राउड है, मम्मा को बहुत खुशी हो रही है और साथ ही ये भी एक खुशी की बात है कि जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की थी उसी से मैंने पढ़ाई की है और मुझे उसमें सक्सेस भी मिला है। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है दोनों का? पापा प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में और मम्मी वाइस प्रिंसिपल या फिर सुपरिटेंडेंट है आईटीआई में। और आपका छोटा भाई अभी कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में है। छोटे भाई का क्या रिएक्शन है और छोटे भाई से कैसी बॉन्ड आप शेयर करते हो? छोटे भाई से तो थोड़ा मस्ती वाला बॉन्ड भी है और थोड़ा झगड़े वाला बॉन्ड भी है। जब रिज़ल्ट आया तो वो खुश भी था कि ओहो 720 आ रहे हैं मेरे, और बाद में थोड़ा झगड़े वाला भी, अब तेरे आ गए सब मेरे को भी बोलेंगे कि हाँ, जो भाई बहनों में होता है मोस्टली कि अब तू हाँ। लेकर आई है तो मुझे ही परेशान हाँ, तेरी करेगी। वजह से सब मुझे भी बोलेंगे वरना मुझे कोई नहीं बोलता। तो वो खुश भी है और साथ में कभी कभी मजाक में से झगड़े वाली बातें भी कर लेता है। नहीं, भाई बहनों में मुझे लगता है झगड़े मस्ती सब कुछ एक बॉन्ड होता है, वो एक चलना भी चाहिए। यही यादें बड़े होकर बाद में याद आती है। अच्छा, 2 साल आपने एलन के साथ बिताए, ऐसे में क्लासरूम में कैसा होता था? अगर आपकी दोस्तों की बात करूँ, क्लास में टीचर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी और किस तरह का माहौल होता था? क्योंकि मुझे लगता है स्कूल में ना हमें थोड़ा डिसिप्लिन में और एक अलग तरह का माहौल, अलग तरह का कल्चर देखने को मिलता है, और जब स्कूल से जब कोचिंग आए तो क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले और क्या नई चीज़ें आपने सीखी? हाँ, कोचिंग में रेस्ट्रिक्शंस तो थोड़ी कम होती हैं स्कूल के कंपैरिजन में, और मस्ती वगैरह भी चलती रहती है क्लासेस में, दोस्तों के साथ भी मस्ती चलती रहती है ब्रेक में जब टीचर क्लास में नहीं होते हैं, और जब टीचर क्लास में होते हैं तब भी टीचर्स डे पे या फिर सेलिब्रेशन डे पे टीचर्स के साथ भी काफ़ी मतलब मस्ती चलती रहती है। जैसे टीचर्स डे पे हमने पूरी क्लास ने मिल के सेलिब्रेट किया था टीचर्स के लिए। और ओके। अच्छा प्राचिता, स्कूल के अंदर जब अपन देखते हैं कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, और अगर एलन में फैकल्टीज़ की बात करूँ तो पढ़ाने के तरीके में रात दिन का एक अंतर नज़र आया कि एक होता है ना कि अगर पढ़ाने का तरीका टीचर का ऐसा हो तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है। हाँ, टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और जितने भी वो पढ़ाते हैं टॉपिक्स, वो सब उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को पूरा समझ में आए, 100% उनकी क्लैरिटी हो उस टॉपिक के ऊपर। और साथ ही वो डाउट्स को भी वेलकम करते हैं कि कोई भी किसी भी टॉपिक में तुम्हें कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है, उसको हमें पूछने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए टीचर से। और डाउट काउंटर जो है वो एक मेजर डिफरेंस है स्कूल में और कोचिंग्स में। कोचिंग में आप कभी भी शाम को भी आके फिर आपको डाउट हो कि आपको किसी भी समय कोई भी डाउट है, आप बहुत ईजी वे में हाँ। उन्हें रीच कर सकते हो, उनसे हाँ। पूछ सकते हो, उन तक पहुंच सकते हो। अच्छा, डाउट की आपने बात की, ऐसे में ना जब भी कोई टॉपर को सुन रहा होता है, अगर आपने भी अपने सीनियर्स को सुना होगा, तो जो फिलहाल नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, वो डेफिनेटली आपके थ्रू ये समझना चाहेंगे कि अच्छा इन्होंने ऐसा क्या क्या किया कि इन्होंने नीट को टॉप कर दिया। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी प्राचिता के भी मार्क्स कम आए, क्या कभी प्राचिता को लगा कि यार मेरा ये बैकलॉग रह गया, मैं कैसे कवर करूंगी, या प्राचिता को भी डेली बेसिस पे डाउट्स आते थे, और क्या प्राचिता से भी सिली मिस्टेक्स होती थी? मतलब टॉपर से, क्योंकि ना दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ऐसा होगा कि इसको हमेशा से आता होगा या फिर हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्राचिता की जर्नी में क्या क्या रहा? प्राचिता को बैकलॉग आया तो कैसे कवर किया? डाउट्स आते थे तो प्राचिता कैसे करती थी? अप्स एंड डाउन्स तो सबकी जर्नी में आते ही हैं, वो तो नॉर्मल है। कभी कभी टेस्ट में मार्क्स कम भी आ जाते थे। इवन मेरा जो लोएस्ट स्कोर है वो 586 का है। 11th क्लास में मेरे एक बार आए थे। तो उस टाइम पे हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि यार कम आ गए, और अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ, सिंसियरिटी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। और सिली मिस्टेक्स जो हैं उनको तो मॉक टेस्ट अगर हम देंगे तभी सिली मिस्टेक्स हमारे पकड़ में आएंगी कि यार अपन ने ये इसके अंदर नॉट इनकरेक्ट लिखा था, अपन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन के अंदर जो हम पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं। तो फिर वो उसकी हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी उतनी इम्प्रूव होगी। सिली मिस्टेक्स को तो मैं स्टार्टिंग में अलग से लिख भी लेती थी कि ये गलती इस पेपर में कर दी, या फिर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक कर दी। और मैं कोशिश करती थी कि मैं ये हमेशा ध्यान में रखूं, अगली बार उससे सिमिलर कोई क्वेश्चन आए तो फिर हमेशा ध्यान में रखूं कि ये गलती हमें वापस से नहीं करनी है, एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ना है, और जितनी भी कैलकुलेशन है वो भी अच्छे से करनी है। और साथ में जब मार्क्स कम आ जाते थे तब
हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें उसका कॉज देखना चाहिए कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए, कहाँ मुझे लगता है गलती होना बड़ी बात नहीं है, पर गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट रिवाइज ना किया हो उस वजह से हो रही हो, या फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना हो स्टार्टिंग से ही, या फिर सिली मिस्टेक हो। गलती तो किसी भी टाइप की हो सकती है और कभी भी हो सकती है। उसको बस हमें पहचानना है कि हमसे क्या गलती हो रही है और उसे वापस से रिपीट नहीं करना है। अच्छा प्राचिता, आपने मॉक टेस्ट की बात करी, तो ऐसे में मॉक टेस्ट कितना हेल्प करते हैं एक स्टूडेंट को ये समझने में कि एक तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, जैसे आपने सिली मिस्टेक्स की बात की कि वो पकड़ में आ जाती है कि मैं एग्जाम में ये गलतियाँ ना करूँ जो मैं फिलहाल इस मॉक टेस्ट में कर रही हूँ। इसके अलावा क्या टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है कि 3 घंटे मिलने हैं तो मैं उसे कैसे मैनेज करूँगी, और क्या ये समझ में आता था कि किस सब्जेक्ट पर मेरी कितनी पकड़ है तो मैं पहले कौन से सब्जेक्ट को कौन से पार्ट को मैं सॉल्व करूँगी? हाँ, मॉक टेस्ट ये जानने में तो बिल्कुल मदद करते ही हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट के बिना तो कैसे सीख सकते हैं हम। 3 घंटे 20 मिनट को हमें कैसे मैनेज करना है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देंगे। उनमें हम मतलब ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स को मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर बायो जो है वो थोड़ी मेमोरी बेस्ड होती है तो उसे मुझे पहले करना चाहिए, और मेरा पेपर कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, मेरे पास अगर टाइम बच रहा है तो उसे मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए। ये सब तो मॉक टेस्ट से ही देखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट तो बहुत हेल्प करते हैं नीट के लिए। अच्छा प्राचिता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इन 3 सब्जेक्ट्स में से, और किसे आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई करती थी? फेवरेट सब्जेक्ट तो फिज़िक्स है, पर नंबर बायो में ज़्यादा करते थे तो पढ़ाई उसकी उसी की करी, अच्छा। 11 स्टार्टिंग में मेरे बायो में थोड़े कम मार्क्स आते थे, बाद में इम्प्रूव हो गई थी। अच्छा, पीसीबी को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ क्लासेस के अलावा, अगर जो भी आप टाइम घर पे पढ़ाई करते थे, उसमें आप तीनों को इक्वल टाइम देते थे, या आपका अपना एक तरीका था कि मैं इसको इतना टाइम दूंगी? नहीं, मैं बायो को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी, और केमिस्ट्री के अंदर भी मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को ज़्यादा टाइम देती थी। फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको मुझे इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती थी। उनको मैं एक बार ढंग से रिवाइज़ कर लेती थी, तो फिर बाद में ऊपर-ऊपर से देख लेती थी, तब भी हो जाता था। पर बायो को और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को, इनको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती थी। अच्छा प्राचिता, मुझे लग रहा है कि जब सब्जेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, और ऐसे में आपने मुझे बीच में बताया था कि आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो क्या उसको उसको भूल गए, या उसको टाइम के साथ उस शौक को कह लो या उस हॉबी को कह लो, उस फेवरेट सब्जेक्ट को अपने साथ कैसे रखा प्राचिता ने? मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही, और उसको मैं भूली तो नहीं, उसको मैंने साथ में रखा, थोड़ा-थोड़ा उसकी भी पढ़ाई की साथ में। जब टाइम मिल जाता था, या फिर जैसे पढ़ते-पढ़ते कभी-कभार हम बोर भी हो जाते हैं कि यार इतनी देर से ये सब्जेक्ट किए जा रहे हैं, तो मुझे कभी-कभी ऐसे होता था कि यार मैं मैथ्स कर लेती हूँ, और वो मेरे लिए अच्छा रिफ्रेशमेंट होता था, अच्छा, क्योंकि मतलब आप साथ में मैथ्स की पढ़ाई भी करते थे अपने खुद के रिफ्रेशमेंट के लिए? हाँ, उससे मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता था कि इतनी देर से रट रही हूँ या फिर मतलब एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, उसमें एक-एक लाइन का ध्यान रखना पड़ता है और वो सब कुछ। लेकिन फिर मैथ्स में जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा फ़ेवरेट है, उसको जब मैं पढ़ती थी तो फिर मेरा माइंड बाकी चीज़ों से एक तरीके से फ्री हो जाता था, और वो मेरे लिए एक ऐसे रिफ्रेशमेंट तो अच्छा, होता था। कभी आपने जैसे नीट तो दे ही रहे हो, उसकी तो आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे में जेई देने का सोचा कहीं कहीं माइंड में ऐसा था कि यार मैं मेंस दे के देखूं? हाँ, मीन्स मैंने देके तो देखा ही था, उसमें मेरे सेशन 1 दिया या सेशन 2 दिया? दोनों दिए थे मैंने। दोनों दिए थे, और किसमें कितने मार्क्स आए? सेशन 1 में मेरे 99.14 परसेंटाइल थी, और सेशन सेकंड में 99.338 परसेंटाइल थी। तो ये क्या सोच के दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ ये चेक करने के लिए, कि साथ में चलो 2 सब्जेक्ट की तो पढ़ाई हो ही रही है और मैथ्स में आपको खुद को इंटरेस्ट है, इसलिए दिया था, या फिर ऐसा था कि चलो 2 ऑप्शन में साथ में लेकर चलूँ कि अगर इसमें भी हो जाए तो, मतलब क्या थॉट था इसके पीछे? ऑप्शन वाला तो नहीं था कि मैं दोनों ऑप्शन को रखूँ, इसको भी रखूँ, इसको भी रखूँ, वो वाला नहीं था। हाँ, कहाँ स्टैंड करती हूँ ये देखने के लिए। और फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो जेईई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ओके। और वो नीट में भी कहीं न कहीं हेल्पफुल होते हैं। और मैथ्स तो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था ही, तो फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसलिए फिर मैंने जेईई मेंस दिया। तो क्या आपने जेईई एडवांस्ड देने का सोचा था या दिया है? हाँ, जेईई एडवांस मैंने आपने दिया जेईई है। एडवांस भी दिया है। तो ये मुझे लगता है प्राजक्ता, आप अपने नाम को ही सही साबित कर रहे हो, आपके नाम का जो मतलब है इंटेलिजेंट, वो आप साबित कर रहे हो। जेईई मेन सेशन 1 दिया है, सेशन 2 भी दिया है, जेईई एडवांस्ड भी दिया है, और नीट में टॉप कर रही है, क्या बात है। अच्छा, घर वाले बोलते नहीं कुछ तो छोड़ दो?
हाँ, नीट होने के बाद तो फिर वो बोल ही रहे थे, कि अरे अब क्यों है ना? सब बोल ही रहे थे कि यार नीट तो हो ही गया, और मार्क्स भी फिर उसमें अच्छे ही बन रहे थे, 720 बन रहे थे, तो सब बोल रहे थे कि नीट में इतना अच्छा हो गया तो फिर अब रेस्ट कर थोड़ी देर, एडवांस करने की क्या ज़रूरत है। पर फिर वो मेरा इंटरेस्ट का था तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ। क्यों ना दे दिया जाए। हाँ। ओके। अच्छा प्राचिता, बहुत सारी बातें हमने आपसे की, पढ़ाई के बारे में भी की। ऐसे में अगर एग्जाम स्ट्रेटेजी में प्राचिता की पूछना चाहूँ तो क्या रही? मतलब क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन के बाद वो जो मेन डे जब होता है तो ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को खैर हो ही जाते हैं, नर्वसनेस भी हो जाती है, किसी को एक्साइटमेंट भी रहती है कि यार फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी। ऐसे में प्राचिता के माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा था 2 दिन पहले, और मेन दिन प्राचिता की क्या स्ट्रेटेजी थी, और क्या ऐसा होता है कि जो स्ट्रेटेजी हम सोचते हैं क्या हम वैसा कर पाते हैं एग्जाम हॉल में? नीट जब होना था उसके 3-4 दिन पहले तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मार्क्स में 690-695 के आसपास मार्क्स चल रहे थे। तो Okay. वैसे देखा जाए तो अच्छे ही मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मन में रहता था कि यार 700 प्लस आ जाए, 710 आ जाए, ऐसे उस वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी हुआ था। लेकिन फिर पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प की उस स्ट्रेस को रिलीव करने में, टीचर्स ने हेल्प की। और फिर नीट जब मैं देने गई तब मेरे माइंड में यही था कि यार अपने 700 प्लस आए या ना आए, 780 790 आ जाए चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को अपना बेस्ट देना है। और जब पेपर मैं अटेम्प्ट कर रही थी नीट का, तब मार्क्स का कोई भी ऐसे नहीं था मेरे दिमाग में कि इतने आ जाएंगे इतने आ जाएंगे। मेरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चंस पे था। और पहले कौन सा पार्ट सॉल्व किया आपने? मैं तो हमेशा पहले फिज़िक्स, मतलब पहले बायो, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे करती थी। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस पे क्या आपको डाउट था कि यार इन पे मुझे डाउट लग रहा है तो मैं इन्हें लास्ट में सॉल्व करूंगी, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी से उन स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी जो नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मतलब अगर एक होता है ना कि एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती है, अगर हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, और ऐसे में भी एक होता है ना कि जल्दबाजी में भी हम गलतियां कर बैठते हैं, तो उस समय क्या काम रहना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? हाँ, कई बार जैसे हमारे जो टेस्ट होते थे, एसआरजी टेस्ट होते थे, तो उनमें भी ऐसे होता था कि कुछ पेपर होते थे जो काफ़ी हार्ड और लेंदी आ जाते थे, तो फिर उनके अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती थी ये काम रहने की, क्योंकि फिर उसमें होता है जैसे मेरा जनरली पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाता था, पर अगर लेंदी पेपर आ रहा है तो फिर उसमें टाइम लग जाता था। तो ऐसे होता था कि यार नहीं, अपन जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर लेते हैं, पर फिर उस चक्कर में सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर पेपर जैसा भी आ रहा है, ईज़ी आ रहा हो चाहे हार्ड आ रहा हो, उस अकॉर्डिंग से पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अगर हार्ड पेपर है तो पहले जो कम लेंदी पोर्शन है, जो जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चंस, और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को बाद के लिए रख लेते हैं। ओएमआर भी जैसे पहले पढ़ लेते हैं, वरना लास्ट में वो रह जाएगी, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो बाद में मैं मतलब उस टाइम पे काफ़ी काम रहती थी कि नहीं, जल्दी मत कर, जल्दी में गलतियाँ करेगी, धीरे धीरे पेपर कर, चाहे 3:20 पे ही हो पेपर पेपर हो जाना चाहिए। तो हार्ड और लेंदी पेपर में ये स्ट्रेटजी रहती थी। और बाकी नीट में तो इस बार कुछ ऐसे इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे नहीं। एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री में फेलिंग सॉल्यूशन वाला, जो मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा वीकली सा याद आ रहा था कि ये था शायद, और ऐसे मतलब उस पे करके आपको कहीं ना कहीं डाउट था, कन्फ्यूजन था थोड़ा। तो फिर वो मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया था, पर फिर पूरा पेपर करने के बाद मैं वापस से गई उस क्वेश्चन के ऊपर, मैंने फिर अच्छे से सोचा एक बार उसके बारे में। और पापा ने भी कहा था कि है ना, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो छोड़ के मत आना, बिल्कुल ही ना आता हो तब छोड़ देना, लेकिन आ रहा हो तो करके आना और खुल के खेलना। तो कहीं ना कहीं पापा की एडवाइस काम कर हाँ, गई। उस टाइम पे फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है यार, -1 ही तो होगा, सही हो जाए तो +4 हो जाएंगे। तो फिर उस टाइम फिर मैंने जो क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शन मुझे सही लग रहा था वो मैंने फिर टिक कर दिया, और वो सही भी निकला। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी आपके क्लासरूम में साथ में जो एक मैं कहूँगी हेल्दी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या ऐसा होता था क्लास में कि कभी आपने अपने किसी दोस्त को एक सही एडवाइस कर दी कि यार मेरा पढ़ने का तरीका ये है, मेरी ट्रिक ये है, तो क्या कभी आपको भी आपका जो पीयर ग्रुप था या जो आपके दोस्त थे उन्होंने कभी एडवाइस किया कि यार मैं ना ऐसे करती हूँ, तू भी ऐसे कर सकती है, एक बार ट्राई करना? तो मतलब ये कितना हेल्पफुल होता है? हाँ, ये हेल्पफुल तो होता ही है। जैसे एक बार मेरे मॉर्फोलॉजी का टेस्ट हुआ था, उसमें कम मार्क्स आए थे, तो फिर मेरी एक फ्रेंड मेरे को बोलती कि हाँ, तो ये इतना याद करने वाला टॉपिक है, तू इसको लिख लिख के याद किया कर। तो ये देख, मैंने कितने कितने पूरी रफ कॉपी भर दी मैंने लिख लिख के, तो भी ऐसे लिख लिख के याद किया कर। तो मैंने कुछ टॉपिक्स के, जैसे जिनमें थोड़ा याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है बायो में, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। उनको मतलब फैक्ट्स को अगर मुझे रिवाइज़ करना हो तो मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लेती थी। बाकी तो चैप्टर पूरा रिवाइज़ करना है तो बायो में तो एनसीईआरटी से ही करना है।
तो मतलब एलन के स्टडी मटेरियल के साथ, मॉड्यूल के साथ एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए, राइट? अच्छा, अगर मैं अब इस बारे में बात करूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ना एग्ज़ाम से, अगर मैं पहले पूछूं 1 महीना या 1.5 महीना बाकी है, ऐसे में बहुत ऐसे सोचते हैं कि यार मैं क्या क्या रिवाइज करने बैठूं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सारे बुक्स वापस से पढ़ सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। ऐसे में क्या शुरू से आपको नोट्स बनाना चाहिए, या फिर शुरू से आपको हाईलाइट करने चाहिए कुछ पॉइंट कि यार ये चीज़ें हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकते हैं? तो ऐसे में प्राचिता का क्या तरीका था? बायो के अंदर तो मेरा यही मानना है कि शॉर्ट नोट से ज़्यादा हेल्पफुल तो एनसीईआरटी रहेगी, क्योंकि कई बार उसके डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं और Okay. फिर उसमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि यार ये था या नहीं था। तो फिर एनसीईआरटी रिवाइज करनी चाहिए बायो के अंदर, तो शॉर्ट नोट्स के कंपैरिजन में उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर तो आप मतलब फॉर्मूले, अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आप एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे या फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिवाइज कर लोगे तो भी फिर जो सिलेबस है वो कवर हो ही जाता है। अच्छा प्राचिता, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसा तो है नहीं, जैसे आपने बताया भी कि एक बार आपके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ गए थे, 580 समथिंग आपने बताया। तो ऐसे में जब कभी लोएस्ट मार्क्स आते हैं या फिर हमारी परफॉर्मेंस एकदम नीचे चले जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारी चीज़ें नहीं हो रही है, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो एक स्टूडेंट की जर्नी में, मुझे लगता है एक नीट की जर्नी में डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता होगा। लेकिन ऐसे में प्राचिता खुद को मोटिवेट कैसे करती थी, और इसमें प्राचिता की कौन हेल्प करता? कम मार्क्स आते थे तो डिमोटिवेशन तो होता ही था। अगर 2-3 टेस्ट में लगातार आ जाते थे तब तो फिर और भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो उस टाइम पे फिर ऐसे में हमें मुझे लगता है आपका मेंटर, आपके पेरेंट्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। पेरेंट्स आजकल पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस भी देते हैं बच्चों के ऊपर कि तू नहीं पढ़ रहा इसलिए तेरे नंबर नहीं आ रहे, जबकि उन्हें अच्छे से बात करनी चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काम करता ही है। चाहे उनकी जो फील्ड है वो बच्चे की फील्ड से अलग हो, लेकिन फिर भी उनका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे की हेल्प काम आ सकते हाँ हैं। हेल्प करेगा। तो फिर पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। एक तो कई बार पेरेंट्स कह देते हैं हमें तुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, तुझे ये करना है, हमने इतना तेरे लिए किया है, लेकिन उससे स्ट्रेस आ जाता है। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसे भी बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, कभी कभी कम भी आ जाते हैं, और अगर इस बार कम नंबर आ गए तो कोई बात नहीं, तू गलतियों को देखते रही कि कहाँ तू मिस्टेक्स कर रही है, उनको इम्प्रूव कर। और वो मेरे पेरेंट्स तो खुद भी ये देखते थे कि कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, उसके लिए तू क्या कर सकती है। अगर मैं एग्जैक्ट लाइन पूछना चाहूँ तो प्राचिता की मम्मी की एग्जैक्ट लाइन क्या होती थी प्राचिता को मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मोटिवेट करना होता था? मम्मी एग्जैक्ट तो ऐसे मतलब कि सबकी मम्मियों को ना कुछ हाँ, एक दो डायलॉग होते हैं जो हमें वो बार बार वही बोलते हैं कि अरे, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते कि अरे तू हर बार एक ही चीज़ पे अटक जाती है, टेंशन मत ले, या कुछ ऐसा। हाँ, वो कहती थी कि हमारे लिए तो तू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीट तो बाद में है, नीट थोड़ी ना तेरी ज़िंदगी है, अगर इस बार नहीं हुआ तो एक चाहे ड्रॉप ले लेना। जबकि इतने कम मार्क्स आते नहीं थे कि ड्रॉप के बारे में सोचना पड़े, पर फिर भी मम्मी ऐसे मोटिवेट करने के लिए कि देख तू सिलेक्शन वाली रेंज में तो है ही, फिर थोड़े बहुत कम भी नंबर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्राचिता, बहुत सारी बातें हमने की पढ़ाई के बारे में, लेकिन पढ़ाई के अलावा प्राचिता को क्या क्या शौक है? स्पोर्ट्स में शौक है या किसी अदर चीज़ में? और अगर है तो वो कब से कब तक आप कंटिन्यू कर रहे हो? मतलब बीच में क्या थोड़ा बहुत टाइम निकालते हो अपनी हॉबी के लिए? स्पोर्ट्स में तो मुझे बैडमिंटन पसंद है, पर वो मतलब 10 तक ही थोड़ा ज़्यादा खेला था मैंने, बाद में 11-12 में थोड़ा कम हो गया था और अब वापस से स्टार्ट किया है मैंने। और बाकी गाने सुनना, सिंगिंग, ये भी मेरी हॉबी है। तो प्राचिता को मुझे लग रहा है पहले ही ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। प्राचिता, आपने बात की है कि मुझे गाने सुनना और गाने गाना दोनों ही पसंद है, तो क्या प्राचिता हमें कोई एक छोटा सा गाना सुनाना पसंद करेंगी? ठीक है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। ओके। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा
इश्क है पिया। मुझे लग रहा है आज ये बात साबित हो ही गई है कि टॉपर सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि अदर चीज़ों में भी कितने ज़्यादा आगे होते हैं। और निश्चित तौर पे आपने गाना बहुत अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा। तो ये गाना गाया है या फिर आपने मूवी भी देखी थी? मूवीज़ देखने का शौक नहीं, है? मूवी तो मैंने नहीं देखी, और पर लास्ट, क्योंकि ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, बस गाने थोड़े बहुत सुन लेती थी मैं, तो गाना सुना था। मूवी नहीं देखी थी मैंने, मतलब मूवीज़ तो मैंने काफ़ी कम देखी हैं अभी। अच्छा चलिए, बहुत सारी बातें आपने की, लेकिन आप क्योंकि 2 साल में आपको पता है कि आपने क्या-क्या किया है। ऐसे में क्या आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिनका नेक्स्ट ईयर टारगेट है नीट क्रैक करना? उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? उन्हें मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि कभी भी ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। और चाहे आपके लगातार अच्छे नंबर आ रहे हों, बीच में कम चले गए हों, या फिर एकदम चाहे नीट के लास्ट में ही कम चले गए हों, उस टाइम भी आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार पहले इतने नंबर लाए, उनका क्या ही मतलब जब लास्ट में ऐसे कम आ गए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भले आपके लास्ट में कम आ रहे हो, लेकिन 2 साल आपने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और जब मेन एग्ज़ाम देने की बात होती है, जब नीट का एग्ज़ाम होता है, उस टाइम पे तो बिल्कुल मार्क्स के बारे में और इधर-उधर की बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस टाइम अपना कंसंट्रेशन पेपर पे ही रखना चाहिए, क्वेश्चंस पे ही रखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनको मुझे अपना जो भी सिली मिस्टेक्स वगैरह हैं उनको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, और इधर-उधर की बातें उस टाइम पे नहीं सोचनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री रह के पेपर देना चाहिए, तभी पेपर अपना बेस्ट होता है। प्राचिता, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ साझा की है और उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करती रहेंगी। एलन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू मैम। तो देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी छोरियाँ कोई छोरों से कम नहीं है। प्राचिता की ही बात कर लीजिए, जेईई मेन सेशन 1, सेशन 2 और जेईई एडवांस भी दिया और नीट भी टॉप करके दिखाया है। तो अगर आप कुछ सोचते हैं, कोई सपना है, कोई गोल है, अगर आप उसे डेडिकेटेडली करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपना सपना पूरा कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं जिस भी सपने के साथ आप एलन के साथ जुड़ेंगे, वो सपना आप ज़रूर पूरा करेंगे। नमस्कार।